नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 19वां लगाने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारी वीडियो एक साथ देख पाओगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हर एक वीडियो में आपको, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी पूछी गई है। और यह क्वेश्चन दरअसल जो है वो एमपीपीएससी शायद 2017 या 18 का क्वेश्चन है। 2017 में या 18 में जो है एमपीपीएससी में ये पूछा गया था। तो भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी पूछी गई है, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम या नलामलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कार्डमम। कार्डमम को जो है ये आपको देखने को मिलेगी जो केरल एवं तमिलनाडु तमिलनाडु क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इन्हीं को जो है वो इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसी की जो है सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ये याद रखना है। ठीक है। तो कार्डमम ये केरल तमिलनाडु में पाई जाती है, इलायची की पहाड़ी इनको कहा जाता है। यह इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है। नीलगिरी ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये दूसरी जो भारत की दूसरी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये नीलगिरी। इसकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ रहा है कि नीलगिरी जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना है डोडा बेटा। ठीक है। तो ये डोडा बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। तो इनको आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो मैंने इनकी बता दी है, ये श्रेणी पर्वत श्रेणी है, इनकी है ये। अगर आपसे दक्षिण भारत की पूछा जाए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, तो आपको कौन सा लगता है, तो आपको याद रखना है अना अनामुनाई मुडी, अनामुडी। ठीक है। अनामुनाई करके जो है वो, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो जो है मैप है, इसमें आपको ये वाली जो जो हिमालय वाला पर्वत है ये वाला, तो यहाँ पर श्रेणियाँ आपको याद रखना है। जैसे कि सबसे ऊंची चोटी आपको काराकोरम देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए नीचे लद्दाख है, जास्कर है। तो इनके जो है वो नाम याद रखना है। तो ये आपको काराकोरम जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। देखा जाए यहाँ पर आपको K2 गोंडवाना वेस्टर्न देखने को मिलेगी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये दक्षिण भारत की है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला केरल वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये तमिलनाडु हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये अनामलाई जो है, अनामलाई जो है वो अनीमुडी, अनीमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगी महेंद्रगिरी पहाड़ी, जो कि बात की जाए तो कार्डमम की पहाड़ी का जो है वो सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। जो केरल वाला जो ये है, इसको कहा क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट, ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र जो तमिलनाडु वाला है। ठीक है, तमिलनाडु हो गया। तो ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कोरोमंडल का तट। तो इनको भी आपको याद रखना है। काफी जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड आपको बता दूं कि जो नला मलाई है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये तेलंगाना में देखने को मिलेगी, तेलंगाना। ठीक है। तो ये सारी ही जो है वो याद रखना है आपको। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर अभी ऑफर है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। इसमें आपको क्या रहेगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पर आपको एक जो है वो ऑडियो कॉल के माध्यम से आपको कनेक्ट होगा लाइव, और इसमें आप एग्जाम से रिलेटेड डाउट डिस्कशन, जो भी स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर पूछ पाओगे, जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर कर सके। तो जो भी आपके क्वेश्चन है यहाँ से देख पाओगे। अनअकैडमी पर आपको फ्री और प्लस क्लासेस दोनों होती हैं, तो मेरे द्वारा भी ली जाती हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से मेरे द्वारा जो है वो क्लास ली जाती है, जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन कवर करता हूँ, जो आपके मध्य प्रदेश पीएससी के लिए और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको लिमिटेड सिलेबस कराया जाएगा फ्री में। ठीक है। लेकिन अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको कराया जाएगा। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहेंगे और प्रत्येक सेशन की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी।
ठीक है। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं। ठीक है, फायदा क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन लेने से, लाइव क्लासेस रहती हैं। ठीक है, डिफरेंट बैच रहेंगे डिफरेंट एग्जाम के लिए, आपको जो है वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन कोर्स, एक सब्सक्रिप्शन, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है और सारे जो है वो आप एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कर पाओगे टॉप एजुकेटर के साथ। वीडियो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देख सकते हो, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी प्रत्येक सेशन की। ये टेस्ट सीरीज है, तो ये स्कॉलरशिप वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो है ये फ्री की टेस्ट सीरीज है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी और यहाँ से आप जो है वो कम पैसों में जो है वो कोर्स खरीद पाओगे। ये भी मॉक टेस्ट है, ये मेंस के लिए है, तो यहाँ पर जो है ये अभी हो चुके हैं, ये 20 मार्च को ये फिनिश हो चुका है। एंड आपको बता दूं ये मंडे टू फ्राइडे का 9 बजे जो है वो ये मॉक टेस्ट रहता है, टारगेटेड है। और ये प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, ये 30 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, बाईलिंगुअली रहेगा जिसमें 100 डेज रिवीजन रहेगा और आपको यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए रिवीजन कराया जाएगा। पटवारी का जो है वो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये मार्च माह की बैच है, ठीक है, तो ये वो स्टार्ट हो चुके हैं, ये 30 से हो चुका है, ये 23 से हो चुका है। एंड अप्रैल के मैं आपको बता दूं तो 1 तारीख से तो पटवारी को हो चुका है, 4 अप्रैल से जो है ये एसआई का होना है, एमपीएसआई का, और 4 अप्रैल से ये आपको एमपीएससी प्रीलिम के लिए 100 डेज रिवीजन का, और बाकी 8 मंथ फाउंडेशन बैच आपको 6 अप्रैल से, 13 अप्रैल से, 20 अप्रैल से और 27 अप्रैल से, ये जो है वो आपको प्री और मेंस दोनों जो है यहाँ पर कराया जाएगा विद आंसर राइटिंग। तो आपको खरीद करना क्या है, अनअकैडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको कोड मेरा यूज करना है GE10, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना आपको फुल चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको कोड याद रखना है GE10, ठीक है, तो इसी के माध्यम से जो है आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन, कावेरी बेसिन या गोदावरी बेसिन। ठीक है, तो दूसरा, तो पहला तो आपको पता ही होगा कि भारत का सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो गंगा बेसिन है, ठीक है। एंड दूसरा जो है वो गोदावरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी बेसिन जो है वो आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा। एंड आपको पता हो तो गोदावरी जो है वो ये कहाँ से निकलती है, नासिक से, नासिक से त्रंबकम पहाड़ी है, तो वहां से जो है वो ये निकलती है और इसी के पास जो है वो कुंभ का मेला लगता है। तो गोदावरी में नासिक के पास कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, देखिए, एक तो इलाहाबाद जिसे प्रयागराज के नाम से जानता है, ठीक है, अब हरिद्वार हो गया, पर एक उज्जैन हो गया और ये आपको नासिक में देखने को मिलता है। तो 4 जगह जो है कुंभ का मेला आयोजन होता है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को जो है वो वृद्ध गंगा जो है कहा जाता है इसको, ठीक है, वृद्ध गंगा जो है वो कहा जाता है। एंड आपको दक्षिण गंगा भी जो है इसी को कहते हैं, दक्षिण गंगा भी जो है वो इसी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को काफी इंपोर्टेंट नदी है। गोदावरी की जो सहायक नदियों में मैं आपको बता दूं, जैसे कि मध्य प्रदेश में एक बेन गंगा है, बेन गंगा और बरधा, ये दोनों नदियां जो है वो जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। इनके मिलने को क्या कहा जाता है, प्राणहिता, ठीक है, प्राणहिता जो है वो गंगा और बरदा नदी के संगम को जो है वो प्राणहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है, चीनी, ये खूनी वस्त्र हो गया है, खूनी नहीं है दरअसल, सूती वस्त्र होगा, ठीक है, तो यह वस्त्र समझ लीजिए, खूनी ये मिसप्रिंट हो गया है। तो चीनी वस्त्र, अखबारी कागज या हथियार से, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, अखबारी कागज से। नेपानगर जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, बुरहानपुर, बुरहानपुर जिले में आपको देखने को मिलता है। और जो नेपानगर जो यहाँ पर उद्योग है अखबारी कागज का, इसकी जो बिजली सप्लाई होती है वो किससे होती है, चांदनी ताप विद्युत परियोजना से, चांदनी ताप विद्युत परियोजना से, ठीक है, परियोजना से, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम ताप विद्युत परियोजना है। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिली, बुरहानपुर में देखने को मिलेगी। और आपसे पूछा जाए कि अखबारी कागज या नेपानगर में जो है इसकी जो है वो स्टेब्लिश कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1948-49 के बीच जो है स्थापित हुआ था। और आपको एक पूछा जाता है सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल ये कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है होशंगाबाद में, जिसका नाम करके क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है।
इसकी स्थापना हुई थी 1967-68 के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और बात की जाए तो जो देवास में है बैंक नोट प्रेस, ठीक है, ये देवास में, तो ये आपको देवास में देखने को मिलेगी और 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो एक और है जो ओरिएंटेड पेपर मिल है जो कि शहडोल में है, तो वो भी आपको याद रखना है। ये चार जो है वो मोस्टली जो है वो पूछी जाती हैं आपसे उद्योगों की बात की जाए। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री, ठीक है 80 डिग्री है ये, पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? जबलपुर, पटना, जबलपुर, पन्ना, रीवा या कटनी? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर जो है इसका आंसर हो जाएगा। जबलपुर में आपको ये निकटतम देखने को मिलती है। जबलपुर की मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको नर्मदा नदी देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर आपको जो वाहन आयुध वाहन कारखाना देखने को मिलता है, ठीक है। निर्माण है, इनका निर्माण जो है वो यहीं पर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है जबलपुर में। जबलपुर में मदन महल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रानी दुर्गावती संग्रहालय एंड समाधि दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको सिंगौरगढ़ का किला जो पूछा जाए तो वो रानी दुर्गावती से संबंधित है, जो कि दमोह में है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। जबलपुर में आपको एक भेड़ा घाट जगह है, भेड़ा घाट, तो यहाँ पर आपको धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलेगा। धुआंधार जलप्रपात जो कि किसके द्वारा, नर्मदा नदी के ही द्वारा जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय एक विजय राजमाता के नाम पे जो है वो बात की जाए ग्वालियर में है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगी जबलपुर की देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा 81% आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और इसको जो है वो संस्कार 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 धानी जो है वो नाम जो है वो ये किसके द्वारा दिया गया था? संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है जबलपुर, जो कि विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने आपको पता हो तो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। तो ये इन्हीं के द्वारा जो है वो नाम दिया गया था जबलपुर का। जबलपुर में आपको नगर निगम जो है वो, मध्य प्रदेश में सबसे पहले नगर निगम जो आई थी वो जबलपुर में ही आई थी। और नगर पालिका आपसे पूछ ली जाए तो वो दतिया में आई थी सबसे पहले। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना ये किस वर्ष किस क्षेत्र से संबंधित है? महिला विकास, कृषि, बाल विकास या उद्योग से? तो भावांतर भुगतान योजना जो है ये कृषि से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ये शुरू कब की गई थी? तो 2017 में जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको बताया है पहले भी, ये क्वेश्चन पीएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ग्वालियर में देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ग्वालियर में अभी आपको पता हो तो ड्रोन मेला जो है वो आयोजित हुआ था, जो कि किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया था। तो ड्रोन मेला, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको याद रखना है, ड्रोन मेला जो है वो ग्वालियर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहीं पर आपको रानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखने को मिलेगी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देखिए, इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसकी राशि भी बढ़ा दी गई है, लेकिन प्रथम पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए विश्वनाथ आनंद जो है इसका आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद को 1992 में जो है ये दिया गया था प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है। एंड अभी जो है इसका नाम क्या चेंज कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। और अभी 2000 अभी जो करंट में जो दिए गए हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड,
तो उनको नाम आपको याद रखना है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में जो है वो अभी टोक्यो ओलंपिक हुई थी तो वहां पर जो है वो मेडल जीते थे। तो उन सभी के आपको याद रखना है, कितने लोगों को दिया गया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी राशि आप याद रखिए, राशि आपसे पूछी जा सकती है। पहले जो है वो समझिए अब जो है इसकी 25 लाख कर दी गई है, तो 25 लाख राशि अगर किसी को मिलता है जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो उसको 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यहाँ पर आप देखिए ये 2021 के जो है ये मेजर ध्यानचंद से संबंधित जो है पुरस्कार दिए गए हैं। तो इन सभी के नाम को याद रखना है और उनके खेल याद रखना है कि किससे संबंधित है। जैसे कि नीरज चोपड़ा आपको पता हो तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, भाला फेंक से संबंधित है, ये एथलीट है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ भाला फेंक से, ठीक है। और ये रवि कुमार दहिया है, फ्री स्टाइल है, बॉक्सिंग से संबंधित है, फ्री स्टाइल है, ठीक है। तो कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती। लवनीना बोरगोनो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। पी आर श्री राजेश ये हॉकी से संबंधित है। अवनी लखेरा इनको याद रखना है, इनको पद्मश्री भी दिया गया है। तो ये पैरा शूटिंग है, इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। सुमित कुंतल जो है वो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पैरा एथलीट है। और प्रमोद भागवत ये भी बैडमिंटन से खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर ये बैडमिंटन से, ये पैरा है। और इन सभी ने जो है वो आपको देखोगे, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से हैं, मिथाली राज क्रिकेट से हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। तो इन सभी को नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। नेक्स्ट, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल? तो लिब्रो देखिए खेल से संबंधित जो शब्द रहते हैं वो हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप जितने भी एग्जाम देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, तो वहां से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो लिब्रो जो है ये वॉलीबॉल से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, वॉलीबॉल से पेंट्रेशन है, ड्यूस है, स्मैश है, स्पाइकर्स है, साइड आर्म्स है, बूस्टर है, ये सभी जो शब्द हैं वो वॉलीबॉल से संबंधित हैं। बास्केटबॉल की बात करूं तो टेक्निकल फाउल हो गया, कॉमन फाउल हो गया, ओवरहेड हो गया, फ्री थ्रो, हैंड, अंडर हैंड, और बाकी जितने भी जो क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, तो इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कबड्डी की बात करूं तो रेडर, एंटी वॉक लाइन, मार्च लाइन, वेंटिंग ब्लॉक या लाबी। खो खो की बात करूं तो चेज, एक्टिव चेजर्स, रनर्स, फ्रीजो, कौन, या बात की जाए क्रॉस लैन, ये सभी जो है वो नाम आपको याद रखना। देखिए नाम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप रिवाइज करोगे डेली के तो आपको डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, आप डेली के 4 जो खेल हैं उनके आप डेली के रिवाइज कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? ओम एम नावियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, वीवी भागवत या उपरोक्त सभी? तो ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पहली बार जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था 1985 में। इसकी राशि जो है कितनी है? इसकी राशि आप याद रखना 15 लाख जो है वो कर दी गई है। एंड द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है? जो प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, उन्हीं को जो है वो दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। खेलों से जो दिवस हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय खेल जो है दिवस ये कब मनाया जाता है? 29 सितंबर, 29 अगस्त, 29 जुलाई या 29 जनवरी? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर या हैप्पी बर्थडे पर जो है वो बनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को किसका? मेजर ध्यानचंद का जो है वो हैप्पी बर्थडे है। तो उन्हीं के जो इस बर्थडे पर जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, जन्म दिवस पर। तो ये जो है वो याद रखना है। और भी दिवस हैं, जितनी भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो हमेशा एक से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंशघाट में नहीं है? सोन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या बात की जाए चंबल घाटी? देखिए भ्रंश घाटी पूछी गई, भ्रंश घाटी नहीं है दरअसल, ठीक है। तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल जो है ये भ्रंश घाटियों से होकर नहीं बहती है। भ्रंश घाटी होती है मतलब सक्रिय ऐसे करके नहीं। तो चंबल नदी, वो सोन नदी आपने देखी होगी, नर्मदा नदी आपने देखी होगी। तो जैसे कि मैं बात करूँ, ये अगर मैं मैप बना देता हूँ तो यहाँ से करीबन जो है वो चंबल नदी इस तरीके से निकलती हुई इस तरीके से चली जाती है। सोन नदी यहाँ से इस तरफ बात की जाए तो नर्मदा नदी ऐसे करके जो है वो, ताप्ती नदी यहाँ से निकल जाती है बुरहानपुर से, ठीक है। तो चंबल नदी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चंबल नदी कहाँ से? इंदौर की जानाबावा पहाड़ी से निकलती है। एंड जो है वो ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो इटावा के पास जो है ये
यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है, सहायक नदी है, सहायक नदी है चंबल नदी। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो मृदा अपरदन के पार देखने को मिलती है, जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर जो है वो मृदा अपरदन देखने को मिलता है चंबल नदी के कारण। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो है वो घाटियाँ निर्माण होती हैं, जहाँ पर जो है वो डाकुआं रहने की जो है वो शरण लेते हैं इसी में। तो चंबल घाटी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चंबल पर एक जो है आपको चूलिया जलप्रपात देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चंबल नदी पर जो परियोजना है, देखिए एक गांधी सागर है, गांधी सागर, एंड एक जवाहर सागर, और कौन सी, राणा सागर, राणा प्रताप सागर। तो इन तीनों को ही आपको याद रखना है, ये तीनों ही जो है वो चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ ये स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, या विंध्याचल श्रेणी में, या मैकाल श्रेणी में। तो सर्वोच्च शिखर आपको देखने को मिलेगा महादेव श्रेणी में, ठीक है, महादेव श्रेणी में। मैकाल श्रेणी देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये मैं मैप डायग्राम बना देता हूं मध्य प्रदेश का। तो इस तरफ तो आपको मैकाल श्रेणी देखने को मिलेगी, इधर इधर महादेव श्रेणी देखने को मिलेगी, ठीक है, इधर सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलेगी। तो ये जो है इधर अरावली हो गया। तो जो महादेव श्रेणी है वहां पर जो है वो धूपगढ़ देखने को मिलता है। धूपगढ़ जो है ये सर्वोच्च ऊंची श्रेणी है मध्य प्रदेश की, 1350 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है, जो कि ये कहाँ पर, होशंगाबाद में, होशंगाबाद में देखने को मिलती है। और सतपुड़ा की रानी जो है वो किसे कहा जाता है, पचमढ़ी को कहा जाता है। तो ये पचमढ़ी पर देखने को मिलेगी, पचमढ़ी। तो सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी जो है वो पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी में आपको पांडव की गुफाएं हो गई, वी फॉल हो गया, जमुना फॉल हो गया, ये सभी आपको पर्यटक पॉइंट देखने को मिलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बायो रिजर्व है ये तरीके से ये। तो ये महादेव श्रेणी का जो है वो पार्ट है। नेक्स्ट है चंबल नदी में नहीं मिलती है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी नदी जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है चंबल की, या इसमें से नहीं मिलती, शिप्रा, काली सिंध, बेतवा, या पार्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी जो है ये है, आपको सबसे पहले तो बता दूं, यह है रायसेन के कुमर गांव से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। और ये कहाँ पर, यूपी में हमीरपुर जगह है, ठीक है, हमीरपुर, वहां पर जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, हमीरपुर में यमुना नदी में की यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड बाकी छिपरा, काली सिंध, और पार्वती, ठीक है। तो ये आपको जो है वो इसकी सहायक नदियां देखने को मिलेंगी चंबल नदी की। चंबल नदी की सहायक, सबसे ज्यादा सहायक नदियां आपको देखने को मिलेंगी किसकी, नर्मदा नदी की सहायक नदियां देखने को मिलेगी, जो कि 41 है, ठीक है, 41 सबसे ज्यादा सहायक नदियां जो है वो आपको नर्मदा नदी के देखने को मिल जाती हैं। बाकी जैसे कि बेतवा नदी हो गया, तो बेतवा नदी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि बेतवा नदी, सबसे पहली बात तो जो जो इसका पौराणिक नाम क्या है, तो बेत्रावती नाम जो है इसको, बेत्रावती के नाम से जो है वो जाना जाता है। बीना, दशान, सिंध, ये इसकी मुख्य जो है सहायक नदी है, बीना, दशान, और सिंध, ठीक है। काली सिंध और सिंध जो है ये अलग अलग नदियां हैं, बिल्कुल मिलाना मत। काली सिंध जो है ये चंबल की सहायक नदी है। पार्वती होगी, शिप्रा नदी होगी, शिप्रा नदी पर जो है वो आपको उज्जैन के पास देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो शिप्रा नदी जो है ये इंदौर की काकरी बल्टी पहाड़ी से निकलती है। और आपको जो है ये बात की जाए तो चंबल की जो है वो सहायक नदियाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। बेतवा नदी पर एक आपको परियोजना देखने को मिलेगी, कौन सी, राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बेतवा नदी पर ही जो है वो है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो गुजरात और राजस्थान की सीमा से साझा करता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, कौन कौन से राज्य से जो है टच करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पूरा मैप आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन है झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, और मंदसौर। इसका आंसर हो जाएगा झाबुआ, ठीक है। तो मैं आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ। देखिए ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, राजस्थान है, ठीक है, यहाँ से लेकर ना ये वाला, ये राजस्थान है, ये वाला उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यहाँ से यहाँ तक, और ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है यहाँ तक, और ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और ये गुजरात है,
गुजरात। तो गुजरात से सबसे कम जिले लगते हैं, गुजरात से जो है वो अलीराजपुर हो गया, झाबुआ होगा। झाबुआ आप देखिए यहाँ पर बीच में आ रहा है, ये झाबुआ है, तो राजस्थान से भी टच कर रहा है और गुजरात से भी टच कर रहा है। और महाराष्ट्र देखिए अलीराजपुर जो है वो महाराष्ट्र से भी टच करता है और गुजरात से टच करता है। यहाँ पर आप देखिए मुरैना जो जिला है वो यूपी से भी टच करता है और राजस्थान से टच करता है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से सिंगरौली टच करता है। और बालाघाट जो जिला है ये वाला, ये आपको छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र टच करते देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश से टोटल जो है वो 13 जिले जो है वो टच करते हैं, ठीक है। और वही बात की जाए गुजरात से 2, महाराष्ट्र से बात की जाए तो 9 जिले टच करते हैं, छत्तीसगढ़ से 6 करते हैं एंड राजस्थान से जो है वो 10 जिले टच करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 जिले जो है वो आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र के। एंड इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले जो है वो महाराष्ट्र टच करते हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। टोटल कितने हो गए यहाँ पर देखिए, 13 तो ये हो गया, 13 और 6 19 और 9 ये हो जाएंगे 28। और यहाँ पर देखिए 30 40 जिले जो है वो बाहरी राज्यों से जो है वो टच करते हैं। तो ये भी आपसे टोटल भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। शिवपुरी आप देखोगे यहाँ पर देखिए, शिवपुरी जो है वो ये राजस्थान भी टच करता है, यूपी से भी टच करता है, बीच में है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु है भूमध्य रेखीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय या मानसूनी। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, ठीक है, मानसूनी प्रकार की जो है वो जलवायु है। तो मानसूनी में मिल जाए या उष्णकटिबंधीय मिल जाए, तो आपको दोनों ही याद रखना है। ये जो है वो जलवायु है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो बात की जाए तो वर्षा जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो पचमढ़ी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। सबसे कम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जो भिंड जिला है, भिंड में एक तहसील है गोहद करके, तो वहाँ पर जो है वो सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, हीरा, तांबा, मैंगनीज या लोहा अयस्क। ये भी क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तांबा जो है इसका आंसर हो जाएगा। मलाज खंड ये आपको देखने को मिलेगी बालाघाट में, ठीक है, बालाघाट में। और मलाज खंड जो है वो ये तांबे के लिए जाना जाता है। मैंगनीज भी जो है वो बालाघाट में ही सबसे अधिक पाई जाती है। और हीरा हो गया तो ये पन्ना में, और मैंगनीज भी बालाघाट में पाई जाती है। तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तांबा नगरी जो है वो आपको मलाज खंडी देखने को मिलती है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आपको याद रखना है। हर एक जो चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। बार बार क्वेश्चनों को आप रिवाइज कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन है रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको रिवीजन ही जो है वो परफेक्ट बनाता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे किसी भी चीज़ का तो आप वो भूल जाओगे। एंड आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड आपको यूज करना है GE10 रेफरल कोड है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपने अभी तक अनअकैडमी में मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मेरे द्वारा क्लास होती है जो कि आपको फ्री प्रोवाइड होंगी, और वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।